हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। एक बार कमेंट करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि क्या कराया था लास्ट। पीछे करिए। एनिमल चल रहा था ना। अरे बस, मैमल्स करा दिया था एनिमल में। चलो, छोटे छोटे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्लांट हो गया था, एनिमल आज खत्म करा दूंगा मैं। और अच्छा, एक बार मुझे चैप्टर बताओ आपका, यार पता नहीं चल पा रहा क्या क्या हो गया है। सेल्टर करा दिया होगा मैंने। आई थिंक फूड नहीं कराया, जहां तक मुझे याद है। और कौन सा चैप्टर करा दिया? एक बार चैप्टर बता दो मुझे, फिर उस हिसाब से मैं प्लान करूँ आगे कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं। प्लांट फिनिश करा दिया मैंने। एनिमल करा दिया मैंने। मतलब चल रहा है आपका। ये बता दो कौन कौन से रह गए हैं। फूड नहीं हुआ है, उसे छोड़ो। सेल्टर, प्लांट, एनिमल। अच्छा, सेल्टर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल चल रहा है। तो इसके जस्ट बाद फिर हम फूड उठाएंगे। ठीक है, फूड उठाएंगे फिर। चलिए, मैमल्स तक हो गया, एम्फीबियन पर आ जाओ। एम्फीबियन को उभयचर कहा जाता है। आपके पेपर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा एम्फीबियन है, कौन सा क्या है। आगे बात समझ में। देखो ध्यान से। एम्फीबियन का मतलब होता है ये सरवाइव कर सकते हैं अपनी लाइफ को वाटर और लैंड दोनों पे। ध्यान से सुनना। इनमें स्किन होती है और इनमें गिल्स होते हैं। स्किन और गिल्स वर्क एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। है ना? या तो त्वचा से करेंगे या गलफड़ों से करेंगे, श्वसन कर लेते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल क्या होगा एम्फीबियन का? फ्रॉग, यानी कि मेढक होगा। है ना? एक होगा फिर टोड, एक होगा फिर स्लामेंडर। ये तीन इसके उदाहरण होंगे एम्फीबियन के। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। ऑर्थ्रोपोडा। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे बड़ा समूह होता है। लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये होता है भाई साहब सबसे बड़ा संघ। ठीक है। इनके अंदर ध्यान से सुनना।
ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। खुला रक्त संचरण होता है, ठीक है ना। ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना। ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब हो गया जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो ये हाथ में जो नसें होती हैं पूरी बॉडी में उनके अंदर करता है। बट इनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, इनकी बॉडी में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड, मैं सीधा लिख देता हूं, आर्टरी वेन नॉट फाउंड। इनके अंदर धमनी सिरा नहीं होती है। जो ब्लड होता है ना ऐसे ही भरा हुआ होता है, एक वैलून की तरह भरा हुआ होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें क्या क्या आ जाएगा, जितने भी कीट पतंग होते हैं सब इसी में आते हैं। कीट पतंग सब इसी में आ जाते हैं। मक्खी है, मच्छर है, मकड़ी है, कॉकरोच है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, कीट पतंग सब इसी में आते हैं। बिच्छू है, सब इसी में आते हैं। मैं वॉइस की 3 बार टेक्निकल टीम से कह चुका हूं कि वॉइस स्लो बता रहे स्टूडेंट, बट उनका कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आप बताओ क्या करूं? ये नोट करो और इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने। जब भी प्रैक्टिस करो ना तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या नाम है करवाएंगे। रैंडमली नाम आ जाएगा कि अच्छा चलो ये बताओ जो स्कॉर्पियन या बिच्छू होता है वो किस में आता है। आपका सीधा आंसर होगा वो आएगा ऑर्थोपोडा में। आगे बात समझ में, किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में आएगा। क्रोकोडाइल किस में आता है? क्रोकोडाइल आएगा रेप्टाइल्स में। मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद का रेप्टाइल्स आएगा यहां। रेप्टाइल्स को बोला जाता है सरीसृप। रेप्टाइल्स में आते हैं क्रीपिंग एनिमल। रेंगने वाले जीव आते हैं। एग्जाम्पल सांप, है ना, छिपकली, मगरमच्छ इसी में आते हैं। ठीक है, एनिमल में पूरा हो गया ये आपका। इतना कर लो ये सफिशियंट है एनिमल में, ठीक है। ज्योग्राफी की भी क्लास होगी। अभी उदय सर ने बोला हुआ है कि पहले ईवीएस फिनिश करा दो उसके बाद ज्योग्राफी पर आ जाना। अब कुछ ठीक हुई साउंड? आई थिंक अब कुछ क्लियर हुआ होगा साउंड। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ सबसे ज्यादा जीव कौन से संघ में आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा ऑर्थोपोडा में आते हैं। और ऑर्थोपोडा में बहुत सारे कीट, मैंने नाम लिख रखे, कीट पतंगे, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, सभी के सभी कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सब मक्खी मच्छर इसी में आते हैं ऑर्थोपोडा में।
और आपको पता ही है कि कितने सारे हैं। और कीट पतंग, जो मधुमक्खी है वो भी तो कीट पतंग के अंतर्गत आती है, तो मधुमक्खी भी इसी में आएगी। पीली वाली जो होती है वो भी इसी में आएगी, छोटी वाली जो होती है वो भी इसी में आएगी, सब इसी में आएंगे भाई साहब। जो फ्लाइज टाइप के होते हैं, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो सब इसी में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। ठीक है, सब इसी में आते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब आप नया हेडिंग डालो। फिश किस में आएगा? फिश का अपना एक अलग होता है। बैट किस में आएगा? लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, बैट मैमल्स की कैटेगरी में आता है, स्तनधारी में आता है चमगादड़। हाँ बहुत अच्छी। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि जो पीली वाली होती है ना, जो काट लेती है कभी कभी, मधुमक्खी की तरह जो होती है, वो कह रहे हैं वो तो पक्षी होता है। बहुत अच्छे। नया चैप्टर हेडिंग डालो आप। फूड या भोजन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जो ये फूड है, इसमें एक तो हम ये पढ़ेंगे कि फूड में क्या क्या होना जरूरी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए। एक तो हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के बाद फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे फेमस फूड। काफी ज्यादा फेमस फूड जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ भी दे देगा, जैसे बड़ा पाव कहाँ का मशहूर है ना, मक्के दी रोटी, चने का साग, ये कहाँ का फेमस है। ऐसे स्टेट वाइज, यानी जो मेन मेन स्टेट हैं, उनके हम फूड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, है ना। उनके फूड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आलोक नाम से कमेंट आ रहा है, सर आप जिंदा हैं? नहीं, मैं मर गया था, फिर मेरी आत्मा लौट आई मेरे अंदर, फिर मुझे लगा कि मैं आप जैसे होनहार और सम्मानजनक आगामी भविष्य के अध्यापकों को पढ़ाने के लिए मैं, मेरी आत्मा वापस लौट आई। जिंदा तो नहीं था मैं, अब जिंदा हो गया हूं। और आपने जो भाषा लिखी हुई है उसके लिए मैं 2 मिनट मौन धारण करना चाहूंगा। आपकी, छोड़ो, मैं कुछ और बोल दूंगा फिर बुरा लग जाएगा। तो बताओ क्या कमेंट कर रहा है कि सर आप जिंदा हैं? भाई साहब, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, दिमागी रूप से विकसित नहीं हो पाए हो, है ना, किसी के सताए हुए हो, मोहब्बत के मारे हुए हो, पता ही नहीं भाई सब कहाँ है। मोहिनी कमेंट कर रही है, हमें यही लगा था कि आप तो मर गए हो। मोहिनी, अगर मैंने आपसे कुछ बोल दिया ना, तो आपको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, आपके साथ जो आपके और होंगे ना उनको भी बुरा लग जाएगा। और चलो, उसने तो इतना ही लिखा था कि सर आप जिंदा हो। आप तो कितनी महान हो, आप तो सीधे लिख रही हो, है ना। हमारी छोड़ो, थोड़ा भाई साहब का ध्यान रखना। हम तो आगे क्लास लेने टाइम से, भगवान ही मालिक है वो जिंदगी कैसे काटेंगे। हाँ। पता चला अगले ने खाना मांग लिया, सीधा उठा के थाली दी माथे में। पूरा भरोसा है मुझे। मतलब देखो, ऐसे स्टूडेंट को डांट दो ना तो फिर बात, भाई साहब 2 साल पहले की बात है, सीटेट के एक बैच ने मेरी नाक में दम कर दिया था। वो कुछ भी लिखते थे, कुछ भी। और लेवल देख रहे हो, ये मैडम जाएंगी बच्चों को पढ़ाने, और सबसे पहले पता है इनका सब्जेक्ट क्या होगा? मोरल साइंस, जिसमें ये बच्चों को ये बताएंगे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। और कैसे करना चाहिए सम्मान आज के टाइम पे, वो इन्होंने कमेंट लिख रखा है। आराम से वो यहाँ पे पर्स लटका कर सुबह सुबह मैडम पढ़ाने जाएंगी ना, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा में ये पढ़ाने जाएंगी कि बड़ों का सम्मान क्या करना चाहिए।
कैसे करना चाहिए। ये बच्चों को बताएंगे, अगर मैं 2 दिन पढ़ाने ना आऊं तो फिर आप यही पूछना। फूड पर आ जाते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात, भोजन हम क्यों खाते हैं, है ना। टेंशन ना लो, छोड़ो ऐसे लोगों को। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। बोर्ड पे फूड पे ध्यान दो, है ना। काश मैंने फूड वाला चैप्टर पहले पढ़ाया हुआ होता तो इनको हाई न्यूट्रिशन मिला होता। जब इनको हाई न्यूट्रिशन मिला हुआ होता तो मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित होता। और याद रखना, मस्तिष्क का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। ओके। चलिए जी, फूड की अगर मैं बात करूंगा, एक कमेंट आ रहा है कि गर्ल्स की बेइज्जती करवा रही है। आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जिस दिन से आपका बैच बना है, मैंने कभी नहीं बोला होगा, हमेशा मैंने रेस्पेक्टफुली बात की होगी। और इनफैक्ट ये मैं अपनी क्लास में ये भी बोलता हूँ कि आप लोग तो मेरे भाई बहन जैसे हो। वो चीजें नहीं दिखाई देती आपको, ये चीज दिख गई, है ना। इसी को तो कहते हैं भाई साहब। अब चलो टाइम खराब मत करो, बहुत दिन बाद क्लास हो रही है। फूड पर आ जाते, ठीक है, जिसने जो कहा छोड़ो से। पहली बात, फूड होता क्या है और क्यों जरूरी होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फूड की अगर मैं बात करूंगा तो फूड का सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है, हमारी बॉडी को लगातार कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब हमारी बॉडी को लगातार कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत होगी जो कि हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम कर रहे हों। आगे बात समझ में। तो इसी को हम फूड कहते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्ट की कमी होगी तो हमारी बॉडी में जो सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको एनर्जी कम मिल रही है। आगे बात समझ में। और जब एनर्जी कम मिलेगी तो हमारा जो शरीर होगा, हमारा जो मस्तिष्क होगा, वो मंद बुद्धि की तरह कार्य करेगा। और फिर ऐसी स्थिति में इंसान कुछ भी बोलेगा और कुछ भी लिखेगा भी। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें आवश्यकता होती है हाई न्यूट्रिशन फूड की। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। हालातों को हम टॉपिक के साथ रिलेट करके तब पढ़ेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फूड है सब्सटेंस which provide energy to our body called food। बात समझ में आ रही है, नहीं। चलिए, वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोजन कहलाते हैं। डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा हुआ है सीधा सीधा ऊर्जा प्रदान कराना चाहिए। आगे बात समझ में, ध्यान से सुनना। ऊर्जा प्रदान करने वाला ही भोजन होगा। सामने कागज रखा हुआ है आपके, क्या आप उसको फूड कह सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कागज खाओगे एनर्जी कुछ मिलेगी नहीं, बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो याद रखना, फूड की पहली कंडीशन होती है कि उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अब फूड करता क्या भाई, सब एनर्जी मिल जाएगी तो होगी क्या, रिक्वायरमेंट क्यों होती है फूड की हमें? ध्यान से सुनना, रिक्वायरमेंट होती है किस लिए? टू वर्क प्रॉपरली, निरंतर कार्य करने के लिए। पहली बात,
और दूसरी और मेन बात, टू डेवलप द ऑर्गन्स प्रॉपरली। आगे बात समझ में? अंगों का पूर्णतः विकास करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। इसी में अगला पॉइंट होगा, अब ये फूड हमें एनर्जी कैसे देगा? ध्यान से सुनना। जो आपने फूड खाया, बहुत ध्यान से सुनना, इस फूड से बाहर निकाला जाएगा ग्लूकोज, और जब इस फूड से ग्लूकोज निकाला जाता है बॉडी के अंदर, तो इसको कहा जाता है डाइजेशन, इसको कहा जाता है पाचन। यानी कि पाचन एक ऐसी क्रिया है, ध्यान से सुनना, पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत, ध्यान से सुनना, पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी हम फूड ऑब्टेन करते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट इन द सेंस आप यूं कह सकते हो, उस फूड को स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जाता है, और स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के बाद उसमें से ग्लूकोज निकाला जाता है। बात समझ आ रही है नहीं? अब जो ये ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज क्या करेगा? ध्यान से सुनना, ये ग्लूकोज इधर से आ रही होगी क्या? ऑक्सीजन। बात क्लियर है यहां तक? क्या आ रही होगी? ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज होगा ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, एंड एनर्जी फॉर्म्ड। मैं लिख रहा हूं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी में कहां बनती है? तो आपका आंसर होगा, ये एनर्जी बनती है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में, हर एक सेल में, प्रत्येक कोशिका में। बात समझ में आ गई? और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आपने बायो में पढ़ा होगा, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताएंगे, ध्यान से सुनना, कमेंट करके मुझे आप एक बात बताएंगे कि जो हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, वो किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से या डाइजेशन से? हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो रेस्पिरेशन से होता है या डाइजेशन से? जल्दी से बताइए, है ना? बाकी तो बायो का पार्ट है, आपने पढ़ाई होगा रेस्पिरेशन में। देयर आर टू स्टेप इन रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, दो ही मेन है। एक साइटोप्लाज्म में होता है और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बताइए फाइनली एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी कैसे? एनर्जी मिलेगी कैसे? आपका आंसर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखना इस बात को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। डाइजेशन तो केवल और केवल तैयारी कर रहा है, डाइजेशन तो केवल और केवल सेकेंडरी ऑप्शन में आ जाता है, तैयारी वाले माहौल में आ जाता है। लेकिन हमारी बॉडी जो अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ध्यान से सुनना, एनर्जी आपको ज्यादा तभी प्राप्त हो सकती है जब ग्लूकोज की अच्छी मात्रा हो आपके शरीर में, बोलो हाँ या ना। और ग्लूकोज आपको तभी बेहतर तरीके से मिलता है जब आपका फूड बेटर होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक
हेल्दी पर्सन को, ठीक है ना, एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है बेस्ट और बेटर क्वालिटी के फूड की, है ना। यानी अगर आपको अपनी हेल्थ प्रॉपर अच्छे से रखनी है तो आपकी जो डाइट है वो डाइट कैसी होनी चाहिए, बेहतर डाइट होनी चाहिए। अब किसी भी ह्यूमन बॉडी की आप जब बात करोगे तो डाइट का बेहतर होने का मतलब है कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक संतुलित भोजन होना चाहिए, एक संतुलित आहार होना चाहिए। दैट मीन्स उसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब कुछ संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। क्योंकि अगर डाइट बैलेंस नहीं है तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स का काम करेगी, वो हमारी बॉडी को कोई ज्यादा बड़े लेवल पर प्रॉफिट नहीं पहुंचाएगी। बात क्लियर है यहां तक? हमारी बॉडी को वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं पहुंचाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अब ध्यान से सुनना, इसी में अगला पॉइंट होगा। मैंने क्या कहा, हटा दूं इसको, क्वालिटी ऑफ फूड। भोजन की गुणवत्ता, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए फूड की जो हम ऑब्टेन करते हैं। पहली बात, ध्यान से समझना, कंटेन हाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उच्च पोषण युक्त भोजन होना चाहिए। दूसरा, हाइजीन होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। हाइजीन होने का इन द सेंस मैं लिख देता हूं, डिजीज फ्री होना चाहिए, या डिजीज या इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। संक्रमण मुक्त होना चाहिए। संक्रमण मुक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, डाइजेस्ट इजीली, आसानी से पाचित हो जाए। एक दो और बताओ आप। आसानी से क्या कैसे हो जाए, पाचित हो जाए, डाइजेस्ट इजीली। और क्या होना चाहिए, है ना, एकदम फ्रेश एंड टेस्टी होना चाहिए। ताजा और स्वादिष्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रखा हुआ हो। पता है, अब बहुत बड़ी समस्या चल रही है जो मैं लिख रहा हूं ना, इन्फेक्टियस या इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। भाई साहब, बहुत बड़ी समस्या है फूड के साथ में, आपको अच्छे से पता है। आजकल ना इंजेक्शन वाले फूड ज्यादा आ रहे हैं। मतलब फूड को तैयार करने में, इन द सेंस जैसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल की अगर मैं बात करूंगा तो उसी वेजिटेबल में क्या हो जाता है भाई साहब, इंजेक्शन लगा लगा के उनको बड़ा कर दिया जाता है। और जब इंजेक्शन लगा लगा के उनको बड़ा कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन फैलाते ही फैलाते हैं बॉडी में। जैसे आपने सुना होगा, जो ये तरबूज खरबूज होते हैं इनमें ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है। जो एप्पल होता है, एप्पल लंबे टाइम तक खराब ना हो, एज इट इज बना रहे वो, इसके लिए उसके ऊपर एक वैक्स की या अमनी की, मोम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ना। और जो मोम की लेयर चढ़ा दी जाती है ना, वो जब इंसान खाता है तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स का काम करती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ओके सर, प्रोटीन युक्त होना चाहिए,
भाई कंटेन हाई न्यूट्रिएंट्स का मतलब उसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आ जाएगा इसमें, ये सब होने चाहिए। ओके। इन्फेक्टेड फूड भी ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे पहले गांव में ये कहा जाता था, हम लोग जब खेतों पे जाते थे, कि भाई साहब अगर पेड़ के नीचे कोई कटा हुआ आम पड़ा हुआ होता था, छोटा छोटा, जो हरे कलर वाले होते हैं, उनके लिए ये बोला जाता था कि ये बहुत मीठा होगा, जो पैरट होता है, तोता आया होगा, उसने काट के डाल दिया, ऐसा कहा जाता था ना। कभी भी आप मार्केट जाओ, कटे हुए फल मत लेना, क्योंकि सबसे खतरनाक बीमारी होती है नीपा वायरस, डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। नीपा वायरस एक्चुअल में होता क्या, चमगादड़ के अंदर होता है। तो चमगादड़ के अंदर तो इनएक्टिव रहता है वो, चमगादड़ जिस फल को काट लेती है, उस फल के अंदर पहुंच जाता है वो। और हम जैसे भोले वाले लोग जाते हैं, कहते जी बहुत मीठा फल होगा, इसी को दे दो। वो पता चला इन्फेक्टेड होता है। अगर गलती से उस फल को खा लिया किसी ने, ब्रेन पे स्वेलिंग, हाई फीवर, इलाज करवाते फिरो, है ना। तो इस चीज को ध्यान से सुनना, समझना। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट। अब आ जाते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि फैट, कार्बोहाइड्रेट कंटेन फूड कौन सा बेहतर होता है और क्या है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें क्या क्या होता है। कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है इसमें। तीन चीजों से मिलकर तैयार होता है। बेस्ट सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। मुख्य स्रोत, यानी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, तो क्या क्या खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा जी पोटैटो, आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट, मक्का में होता है, गेहूं में होता है, बाजरा में होता है ना। और बेस्ट सोर्स पूछ रहा है ना, तो ओट्स आएगा, जई या दलिया। आगे अगर मैं बात करूंगा, तो दालों में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, बॉडी एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी की टोटल, इस बॉडी एनर्जी का 85%, 85% कौन प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड बाय कार्ब्स। कौन प्रोवाइड करता है इसको। कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है, 85% तक। ठीक है। और पर डे कितना लेना चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट। लगभग 350 से लेकर के 450 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की हमें आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है शर्करा। ठीक है। बाकी सब आपको बायो में पढ़ने को मिल जाएगा, डाइसैक्राइड, मोनोसैक्राइड, ये वो। फूड के लिहाज से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसे। राइस कार्ब्स में आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। लिखा नहीं है मैंने, राइस और लिख देना इसी में, चावल भी इसी में आती है, स्टार्च होता है ना इसमें। नोट करो इसको जल्दी से।
इसका मतलब है बाजरा, और इसका मतलब है मक्का। आगे बढ़े। हेडिंग डालो, प्रोटीन। ये नेसेसरी होता है किसके लिए? नेसेसरी फॉर मसल्स डेवलपमेंट। मांसपेशी विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। मजेदार बात यह कि प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होता। प्रोटीन डू नॉट स्टोर बाय बॉडी। शरीर में संग्रहित नहीं होता है। बॉडी में कभी स्टोर नहीं होता। बॉडी में ये स्टोर नहीं होता है, डेली के डेली यूज होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो प्रोटीन होता है ना, बेस्ट सोर्स क्या होता है प्रोटीन का? सोयाबीन। इसके बाद क्या क्या हो सकते हैं? मशरूम है, पल्सेस हैं, मिल्क है, वीट है। ग्लूटिन प्रोटीन होता है गेहूं में, ठीक है। अंडा है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है अंडा में, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट में ही आ जाएगा पनीर वगैरह जो है ये सब, ओके। तो लेकिन बेस्ट सोर्स सोयाबीन है। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, कमी अगर हो जाती है प्रोटीन की तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वयस्क में बीमारी होती है क्वासियोरकर। वयस्क में बीमारी कौन सी होती है? क्वाशियोरकर। इस बीमारी में हड्डी कमजोर हो जाती है, बाल झड़ते हैं, पेट बाहर आ जाता है। सेम यही बीमारी अगर चाइल्ड में होती है, बच्चों में,
तो इसको कहा जाता है मरासमस। इसे क्या कहा जाता है? मरासमस। ममता कह रही है सर सी टेट का सिलेबस पढ़ाइए। आप मुझे सिलेबस और टॉपिक बता दो, मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। क्योंकि ये तो यूपीएससी मेंस में आता है ना, ये तो आईएएस का सिलेबस चल रहा है, सी टेट का कहाँ चल रहा है। ममता आपके अकॉर्डिंग ये किस एग्जाम का सिलेबस चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? डेफिशिएंसी ऑफ कार्ब से कुछ नहीं होगा, बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जो शरीर की कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। ममता आपके अकॉर्डिंग कौन से एग्जाम का सिलेबस चल रहा है, प्लीज एक बार कमेंट करिए, मतलब आपको क्या लगा। मैं पॉजिटिव वे में पूछ रहा हूं, कोई वैसा नहीं है कि डांटना या मजाक बनाना है। आगे बढ़े। अरे रे, एक कमेंट आ रहा है डीप नहीं पढ़ा रहे आप। बिल्कुल, बहुत डीप पढ़ाएंगे, एकदम गहराई में जा जाके, गड्ढों में घुस घुस के पढ़ाएंगे, बहुत डीप जा जाके, महासागरों में लेट लेट के पढ़ाएंगे, उसमें जा जाके, जैसे मछलियां जाती है ना यूं। जरूरी है डीप पढ़ना, है ना। जिसको ये सब ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे, तो फिर केवीएस की तैयारी क्यों नहीं कर लेते तुम? है, केवीएस की तैयारी करनी चाहिए आपको, यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए, और ज्यादा डीप में पढ़ने की आदत है। दुनियादारी भाड़ में जाने दो, सीधा आईएएस की तैयारी करो, नाम रोशन कर दो, रिश्तेदारों में फोन आने चाहिए, जला के रख दो उनको सिलेक्शन लेने के बाद, है ना। आगे बढ़ जाए, हेडिंग डालो फैट। चलो जी। फैट में एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। ये उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं। इनमें एनर्जी कैसी होती है? अत्यधिक होती है। पहली बात, पता है क्यों? 1 ग्राम अगर आप फैट लोगे तो उसमें 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है। आगे बात समझ में? 1 ग्राम फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फैट करता क्या है? तो भाई एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही करता है बॉडी को। ये क्या करता है, तो आपका आंसर होगा ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
और क्या करता है? फैट। जो हमारे ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन को मॉइस्ट रखता है। ये अंगों को नम रखता है। अंगों को नम रखने का कार्य करता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा। कंट्रोल। अरे ऐसे ही समझ लो यार, जो हमारी स्किन होती है ना, ये स्किन के नीचे फैट की एक लेयर लगी हुई होती है, और जो फैट की लेयर होती है वो लेयर बॉडी को वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। शरीर को जल प्रतिरोधी बनाता है। जैसे आप स्विमिंग पूल में गए, तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप गए थे तब तो 55 किलो के थे, और जब बाहर आए तो फिर आप 80 किलो के हो गए। आपकी बॉडी ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि फैट बॉडी को वाटर रेसिस्टेंट बनाने का काम करता है। बेस्ट सोर्स पूछा जाएगा आपसे इसका क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है। बेस्ट सोर्स क्या होगा इसका? ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल है। ठीक है, नोट करो इतना है, जल्दी से फटाफट से नोट करो। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल जो होता है, इसका बेस्ट सोर्स माना जाता है। टेम्परेचर बैलेंसिंग का काम करता है बेसिकली जो फैट होता है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है? और कल फेमस फूड, और इस कल पूरा फिनिश कर देंगे इसको। ओके। और दूसरा, टाइम हो गया। और दूसरा एक चीज का और याद रखना, आप ये जो बकवास वाले कमेंट करते हो थोड़ा सुधार कर लो अपने आप में। ठीक है, होता कुछ नहीं है, 2-4 मिनट आपका भी टाइम खराब होता है। खैर, आपका तो माइंड से आप तो डिस्टर्ब हो ही हो, आप ये कमेंट करने के बाद ना पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे होते हो उस टाइम पे।
तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा संभलना चाहिए। संभल जाओगे तो ठीक है, नहीं समझ लोगे तो और ठीक है। मैं कमेंट इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। मेरा काम है कोर्स कंप्लीट करना टाइम पे। इस महीने में हर हाल में आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि जैसे आज कौन सा दिन हो गया, थर्सडे आज या ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा आज तो। शुरू के 3 दिन तो रख लेंगे इसमें ईवीएस, कल और ईवीएस करा देते हैं। उसके बाद में लास्ट के 3 दिन ज्योग्राफी चल जाएगी आप लोगों की। जो पेपर 2 वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। और शुरू के 3 दिन आपकी ये ईवीएस चल जाएगा और बड़े आराम से कोर्स हो जाएगा आपका। लगेगा भी कि थोड़ा बहुत रह रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर देंगे, ठीक है। अभिलाषा, आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने कि मोटा लिखा करो आप। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मोटा लिखने का मतलब क्या है। बड़ा लिखना है या ऐसे लिखना है? ऐसे लिखा करूं या फिर ऐसे लिखा करूं? आप बार बार कमेंट कर रहे हो मोटा लिखा करो, मोटा लिखा करो। क्या पढ़ू अब इस कमेंट को, मुझे ये तो बता दो। फिर आप कमेंट कर रहे हो कि नेगेटिव कमेंट बड़े जल्दी पढ़ लेते हो आप। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो। मुझसे दिमाग कम मारा करो, टॉपिक से मतलब रखा करो, ठीक है। मोटा लिखा करो, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। शुरू के 3 दिन ईवीएस करवा देंगे ना। लास्ट में क्वेश्चन भी करवाने तुम लोगों को, क्वेश्चन नहीं करवाए ना तो फिर मामला डामाडोल हो जाएगा।